नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मसले पर गुरुवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख नियत की है। शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने आज मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने पर अपनी दलील रखी। हालांकि अभी दलील पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मई नियत कर दी है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के दिन अधूरी दलील को जारी रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी देने वाले कॉल आने के बाद उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नई दिल्ली क्षेत्र की पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोठ ने बताया कि नॉर्थ एवेन्यू थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 509 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवनीत राणा ने बुधवार को पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक मंगलवार शाम 5:27 से 5:47 के बीच सांसद के निजी मोबाइल नंबर पर 11 कॉल आए और कॉल करने वाले व्यक्ति ने उनसे अभद्र तरीके से बात की और उन्हें गालियां दी। शिकायत के अनुसार कॉल करने वाले ने नवनीत राणा को महाराष्ट्र आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत में कहा गया है कि फोन करने वाले ने अमरावती की सांसद को धमकी दी कि अगर वह फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के परिसरों पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि ईडी ने रत्नागिरी जिले के तटीय दापोली इलाके में भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं और अन्य आरोपों को लेकर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत राज्य में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली की एक अदालत द्वारा आतंकी वित्त पोषण मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि अलगाववादी नेता को कड़ी सुरक्षा के बीच एक अलग कोठरी में रखा गया है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सुरक्षा कारणों से यासीन मलिक को जेल में कोई काम नहीं सौंपा जा सकता है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल नंबर 7 में अलग कोठरी में रखा गया है। उसकी सुरक्षा की नियमित निगरानी की जाएगी। जेल अधिकारी ने कहा कि मलिक को क्योंकि आतंकी वित्त पोषण के मामले में दोषी ठहराया गया है, इसलिए वह किसी पैरोल या फरलो का भी अधिकार नहीं रखता। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के राजनिवास में आयोजित एक समारोह में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की और कहा कि वह उपराज्यपाल की तरह नहीं बल्कि शहर के स्थानीय अभिभावक के रूप में काम करेंगे। सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली से सांसद और विधायक और शहर की सरकार के शीर्ष नौकरशाह इस समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवाददाताओं को बताया कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा चुनाव में सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इससे पहले सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय लोकदल सपा का सहयोगी दल है और उसने हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था और उसे विधानसभा में 8 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में पेश बजट को राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप करार देते हुए कहा है कि यह सरकार के अगले 5 वर्षों का दृष्टिकोण है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। योगी सरकार की ओर से पेश किया गया यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने कहा है कि उनका देश भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके को यात्रा के उद्देश्य से 1 जून से मान्यता देगा। वॉल्टर लिंडर ने एक ट्वीट में कहा, बहुत खुश हूं कि जर्मन सरकार ने 1 जून से जर्मनी की यात्रा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध कोवैक्सीन को मान्यता देने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार सभी खेल केंद्रों को खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खुला रखने के निर्देश जारी कर रही है। केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, मेरे संज्ञान में आया है कि खिलाड़ी गर्मी की वजह से परेशान हैं, जबकि स्टेडियम शाम 6 या 7 बजे तक बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम निर्देश दे रहे हैं कि सभी खेल केंद्र रात 10 बजे तक खुले रहें ताकि खिलाड़ी उनका इस्तेमाल कर सकें। यह निर्देश मीडिया में आई उस खबर के बाद आया है कि त्यागराज स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए समय से पहले बंद कर दिया जाता है ताकि भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी अपने कुत्ते को वहां घुमा सके। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में लिवाली से गुरुवार को घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 3 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और सेंसेक्स 500 से अधिक अंक चढ़ गया। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 503.27 अंक यानी 0.94% की बढ़त के साथ 54,252.53 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 144.35 अंक यानी 0.90% की मजबूती के साथ 16,170.15 अंक पर बंद हुआ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।